हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम नया चैप्टर है जो हमारा दोस्तों पढ़ेंगे इस वीडियो में, उसका नाम है गति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अगला चैप्टर गति पढ़ने वाले हैं। तो गति क्या होती है दोस्तों, देखते हैं पहले। गति किसे कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति व स्थान में होने वाला परिवर्तन ही गति कहलाता है दोस्तों। गति के प्रकार देखते हैं तो टाइप ऑफ मोशन। तो गति के मुख्यतः दोस्तों निम्न प्रकार होते हैं। इसमें पहला जो है हमारा वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति के किसे कहते हैं दोस्तों, देखते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, उस गति को दोस्तों सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे देखते हैं, ढाल पर मनुष्य का नीचे सरकना, बंदूक से निकली गोली और साइकिल चलाना। अब इसमें देखते हैं दोस्तों आगे सरल रेखीय गति या फिर निश्चित गति। इसी को दोस्तों सरल रेखीय गति और निश्चित गति के नाम से भी जानते हैं। जब कोई वस्तु दोस्तों सीधी रेखा में चलती है तो वहाँ हमारा सरल रेखीय गति होती है या होता है। अब दूसरा जो है हमारा इसमें अनियमित या वक्रीय गति। ये गति दोस्तों अनियमित या वक्रीय गति जो वस्तु या फिर वस्तु जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जो चलता है या चलती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है, उसे वक्रीय गति या फिर अनियमित गति कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें पक्षी का उड़ना। आगे है तीसरा हमारा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति दोस्तों यानी कि फेंकने को कहा जाता है प्रक्षेप गति। इसमें देखते हैं आगे, हवा में फेंकी गई कोई वस्तु किसी वस्तु की गति जो गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के अधीन हो, उसे प्रक्षेप गति दोस्तों कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें हवा में तीर चलाना, गेंद तिरछी फेंकना। यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ से आप यहाँ पर अगर गेंद फेंके और यहाँ से गेंद चली यहाँ पर आई और यहाँ से जब फेंकने के बाद वो आगे जब बढ़ी तो इसी गति को दोस्तों यहाँ से यहाँ गई तो इसी गति को प्रक्षेप गति कहा गया है। अब आगे देखते हैं अगला जो है हमारा वो है ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति यानी दोस्तों ऊपर 90 अंश पर ऊपर या फिर नीचे की ओर फेंकी जाने वाली वस्तु को दोस्तों ऊर्ध्व गति कहते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों जैसे यहाँ से गेंद फेंकी गई ऊपर की तरफ, और यहाँ से फेंकी गई ऊपर से जब नीचे आई यही गेंद दोस्तों, तो यहाँ से जब ऊपर फेंकी गई तो यहाँ पर जो कोण बना हमारा 90 अंश का बना, और जो वही गेंद ऊपर से नीचे आई तो यहाँ पर जो कोण बना हमारा यहाँ पर 90 अंश बना। इसी को दोस्तों ऊर्ध्व गति कहते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा जो है वो है हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं दोस्तों, देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे देखते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्तीय गति कहलाती है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी जब वृत्तीय गति यानी कि जब इसका चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है इसका, तो दोस्तों वहां पर हमारा वृत्तीय गति होता है। इसको दोस्तों इसी गति को जो है पृथ्वी जो सूर्य की गति करती है, इसी को दोस्तों घूर्णन गति के नाम से भी जानते हैं, परिभ्रमण गति के नाम से भी जानते हैं इसी को, और इसी को परिक्रमण गति भी कहते हैं। तो दोस्तों अगला है तीसरा हमारा दोलन गति या फिर इसी को कंपन गति या कंपन गति कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसको दोस्तों दोलन गति, कंपन गति और कंपनीय गति भी कहते हैं। तो क्या होता है देखते हैं इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के
इधर उधर गति करती है तो इसे दोस्तों दोलन गति कहते हैं। इसे कंपनीय गति भी कहते हैं। जैसे देखते हैं झूले की गति, यानी कि झूला है, ये हमारा झूला है, अगर हम जरा सा इसके धक्का देते हैं या जरा सा हिलाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से चली दूरी यहाँ पर गई और फिर वापस यहाँ से चली यहाँ तक आई। इसी को दोस्तों जो है दोलन गति, इसी दूरी को जो है दोस्तों दोलन गति कहते हैं। ये हमारा झूला है। और आगे है घड़ी के लोलक का दोनों ओर दोलन करना। ये घड़ी का लोलक है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है इस दूरी को, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ से आने पर, यहाँ से जाने पर और यहाँ से आने पर इसी दूरी को दोस्तों दोलन गति कहते हैं। सरल लोलक है हमारा ये, और इसी को दोलन गति कहा जाता है। इसमें देखते हैं अपने निश्चित बिंदु से दाएं या बाएं होने वाली गति। यहाँ से दाएं या बाएं होने वाली गति को दोस्तों कंपन गति कहलाती है। जैसे देखते हैं अगला है हमारा कंपन गति, ये हो गया हमारा दोलन गति। तो आगे है हमारा घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है दोस्तों? जब कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर परितः घूमता है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे देखते हैं लट्टू का घूमना, ये हमारा लट्टू है दोस्तों, और अगर हम इसको डोरी से जब चलाते हैं तो ये लट्टू हमारा घूमने लगता है। इसी प्रक्रिया को गोल गोल आकार में जब ये एक ही बिंदु पर घूमने लगता है, इसी प्रक्रिया को दोस्तों घूर्णन गति कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? जब कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है तो इसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों सिलाई मशीन की सुई की गति। अगर हम सिलाई मशीन को दोस्तों चलाते हैं तो जो उसकी सुई होती है, हमको जब मशीन चलाते हैं जो सुई होती है, उसी सुई को बार बार ऊपर नीचे आना जाना, इसी प्रक्रिया को दोस्तों आवर्त गति कहते हैं। आगे देखते हैं, छठा है हमारा दूरी यानी कि डिस्टेंस। क्या होता है देखते हैं, चले गए परिपथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। चले गए परिपथ की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो दूरी कहलाती है हमारी। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये है हमारा ए मान लीजिए ए यहाँ से चला यहाँ तक, फिर यहाँ से वहाँ तक बी। ए चला यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से बी तक चला। तो यहाँ से चला ए 4 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से यहाँ दूरी जो हुई 4 किलोमीटर, यहाँ से जो वहाँ दूरी हुई हमारी हुई 3 किलोमीटर। इसी दूरी को अगर हम कुल टोटल जो है दोस्तों टोटल डिस्टेंस जो हमारा निकला यानी कि कुल दूरी जो हुई वो हुआ हमारा 3 + 4 = 7 किलोमीटर हुआ। तो इन दोनों इसको अगर प्लस करते तो हमारी दूरी निकल गई। तो यहाँ से यहाँ तक और वहाँ तक बी तक जाने का जो रास्ता है दोस्तों वो हमारा दूरी हो गया, वही हमारी दूरी कहलाती है। और इसके जो दूरी का मापने की इकाई जो होती है दोस्तों वो होता है मीटर, और दूरी की जो राशि होती है दोस्तों वो दूरी हमारी एक अदिश राशि है। और दूरी सदैव दोस्तों धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब आगे देखते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है दोस्तों? जब किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी उस समय में वस्तु का विस्थापन कहलाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं तो ए से बी तक जो गएगी हमारे 10 किलोमीटर, ए बी तक गया ये 10 किलोमीटर हुआ। जैसे मान लीजिए एक लड़का राम है, ए से राम बी तक गया, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया ये हमारा दूरी है। और वो चला कितना 10 किलोमीटर चला, फिर बी से राम सी तक गया, तो ये हमारा राम जो है बी से सी तक जो गया, यहाँ पर भी दूरी हुई हमारी। तो ये कितना चला 4 किलोमीटर चला। ये तो हमारी दोनों तरफ की दोस्तों हो गई दूरी।
और यहाँ से दोस्तों इसे हम दूरी कहेंगे, दूरी हो गई हमारी। और ए से और सी का, ए से सी तक जो है यही रास्ता अगर राम चलता है, ए से डायरेक्ट बी ना जा करके ए से सी तक डायरेक्ट जाता है दोस्तों, तो ये जो शॉर्टकट रास्ता हमारा होता है यही हमारा विस्थापन कहलाता है, यानी कि छोटा रास्ता, यही हमारी विस्थापन कहलाता है। तो ये हमारा 7 किलोमीटर हुआ, 7 किलोमीटर है, ये हमारा विस्थापन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम दूरी निकालते हैं दोस्तों, तो ये हुआ हमारा दूरी जो है 10 + 4, 10 + 4 हमारा टोटल दूरी अगर निकालते हैं तो टोटल दूरी जो हमारी हुई वो हुआ हमारा 14 किलोमीटर निकल गया, हमारी दूरी निकल गई 14 किलोमीटर। ये तो छोटा रास्ता विस्थापन हो गया। अब देखते हैं इसमें सबसे छोटा परिपथ यानी कि छोटा रास्ता ही हमारा विस्थापन कहलाता है, और यह सरल रेखीय गति में चलता है, यानी कि सरल रेखीय गति सीधे रेखा में ही चलती है। उसी को दोस्तों सीधा सीधा, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में ही चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। तो विस्थापन भी दोस्तों सरल रेखीय गति की ही तरह चलता है हमारा। और इसमें यसाई प्रणाली में दूरी व विस्थापन का मात्रक, यसाई प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों दूरी व विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। और जो विस्थापन की जो राशि होते हैं दोस्तों, ये विस्थापन एक सदिश राशि है। और आगे देखते हैं इसमें विस्थापन सकारात्मक, विस्थापन जो है हमारा सकारात्मक भी हो सकता है दोस्तों, नकारात्मक भी हो सकता है व शून्य भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि दूरी जो है दोस्तों वो सकारात्मक होती है या सकारात्मक होती है, शून्य नहीं होती, ये देखेंगे इसमें। और विस्थापन इसमें शून्य कैसे होता है, तो यहाँ पर जैसे राम है, राम जो है दोस्तों, राम ए से चला और बी तक गया। तो राम ए से चला और बी तक गया, तो यहाँ से पहले राम यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई हमारी 4 किलोमीटर हुई। और यहाँ से इस बिंदु से फिर बी तक गया राम, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 4 किलोमीटर हुई दोस्तों। और ये तो हो गई हमारी दूरी राम की। और यहाँ पर जब दूरी निकालेंगे हम दोस्तों, तो 4 + 4 हमारा 8 किलोमीटर दूरी निकल कर आई दोस्तों। और ये दोनों जो ये दूरी जो है दोनों हमारी सकारात्मक है, ये दूरी जो है शून्य कभी नहीं होती। विस्थापन जो है दोस्तों यहाँ शून्य है हमारा, क्योंकि विस्थापन सीधी लाइन हमारा सरल रेखा में है। तो विस्थापन हमारा जब सरल रेखा की ही तरह चलता है तो यहाँ पर शून्य हुआ हमारा विस्थापन। तो विस्थापन जो है हमारा ये 4 किलोमीटर ही हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हुआ हमारा 4 किलोमीटर हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो ये इसका अर्थ दोस्तों यहाँ पर विस्थापन हमारा शून्य है। अब देखते हैं इसमें विस्थापन जो है नकारात्मक कैसे होता है। तो यहाँ पर जो इस बिंदु में R लिखा है हमने, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। तो देखेंगे पहले इस बिंदु से इस बिंदु का, A से और B तक राम है, राम A से लेकर के इस बिंदु तक आया, इस बिंदु से फिर B तक गया। तो A से इस बिंदु की दूरी जो है दोस्तों 4 किलोमीटर हुई, और इस बिंदु से B तक जो गया राम 4 किलोमीटर ये भी हुई। तो टोटल हमारी दूरी जो हुई 8 किलोमीटर हो गई। और यहाँ से जो मोहन जो यहाँ से R से A तक गया, ये हमारा 2 किलोमीटर है। यहाँ पर जो अगर हम विस्थापन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगर विस्थापन होगा तो विस्थापन तो हमारा 2 ही किलोमीटर है, ये हमारा माइनस में हुआ, यानी कि -2 किलोमीटर विस्थापन हुआ हमारा। और जो यहाँ पर राम वाला, राम A से B तक गया, ये हमारी दूरी टोटल 8 किलोमीटर निकली। या A से B तक की दूरी 8 किलोमीटर हुई हमारी, तो ये हमारा प्लस में हुआ। ये कभी जो है ऋणात्मक नहीं होता दोस्तों दूरी, और दूरी ऋणात्मक नहीं होती और विस्थापन जो है दोस्तों ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि माइनस हो सकता है। तो दूरी हमारी जो निकालेंगे होगा हमारा 4, यहाँ पर 2 है, 2 किलोमीटर को भी प्लस करेंगे दोस्तों, पूरा दूरी हमको निकालना है। तो 4 + 4 + 2 मिलाकर हमारा टोटल दूरी जो निकली वो हमारी निकली 10 किलोमीटर। और जो विस्थापन यहाँ पर हुआ दोस्तों नकारात्मक, हमारा जो विस्थापन निकला दोस्तों वो केवल हमारा 2 किलोमीटर निकला। 2 किलोमीटर विस्थापन है हमारा।
अब आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण है। इसमें तीसरा उदाहरण है हमारा, तो यहाँ ए है, ए से बी तक 2 किलोमीटर। मोहन जो है ए से बी तक 2 किलोमीटर चला, फिर बी से सी तक फिर 2 किलोमीटर चला, सी से डी तक 2 किलोमीटर चला, डी से ई तक भी 2 किलोमीटर चला और ई से एफ तक 2 किलोमीटर चला। तब वो जाके अपने स्कूल पहुंचा। मोहन को स्कूल जाना था दोस्तों, तो इतनी दूरी तय करने के बाद वो अपने स्कूल पहुंचा, यानी कि प्रारंभिक बिंदु ए से और अंतिम बिंदु एफ तक गया, तब वह स्कूल अपने पहुंचा। तो ये यहाँ से लेकर ए से लेकर एफ, जो एफ तक की दूरी तय करके गया दोस्तों मोहन, इसको हम दूरी कहेंगे दोस्तों। और यहाँ ए से अगर एफ की बात करें तो ए से एफ की जो दूरी हमारी है, छोटा रास्ता जो है हमारा, ये हमारा विस्थापन कहलाएगा। ये हमारा विस्थापन कहलाएगा, यानी कि छोटा पथ, यही हमारा विस्थापन है। अब देखते हैं इसमें दोस्तों आगे चाल। चाल यानी कि स्पीड। चाल क्या होती है दोस्तों? किसी समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर बटे सेकंड होता है दोस्तों। इसकी राशि जो होती है अदिश राशि। चाल जो है एक अदिश राशि है, और चाल का विमीय सूत्र जो होता है LT-1 होता है, इसका विमीय सूत्र। अगला देखते हैं अब आगे, एक समान चाल क्या होता है? एक समान चाल समान समय में समान तय की गई दूरी, समान समय में समान तय करना ही दोस्तों एक समान चाल कहलाता है। और दूसरा है हमारा असमान चाल। असमान चाल क्या है? एक समय में अलग अलग दूरी तय करना। एक समय में अलग अलग दूरी तय करना असमान चाल हमारा कहलाता है। अब देखते हैं इसमें औसत चाल। औसत चाल क्या है? समयांतराल में चली गई कुल दूरी। समयांतराल में चली गई कुल दूरी और कुल समयांतराल के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे, औसत चाल बराबर जो होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। इसे दोस्तों यस बटे टी से डिनोट करते हैं, यानी कि इससे प्रदर्शित करते हैं यस बटे टी से। और इसका देखते हैं अब, ए से बी तक जो गया ये हमारा 3 किलोमीटर हुआ। जैसे कोई राम चल रहा है या कोई भी चल रहा है, राम हुआ, ए से बी तक अगर गया हो तो 3 किलोमीटर गया, और बी से सी तक गया तो 4 किलोमीटर हुआ। ये तो यही हमारी चाल है दोस्तों। चाल को ही समय कहा जाता है। और ए से सी तक का जो रास्ता है ये हमारा छोटा रास्ता है, और इसी को विस्थापन या फिर वेग कहते हैं। इसी को विस्थापन या फिर वेग कहते हैं। तो अगला है हमारा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है दोस्तों? देखते हैं, परिवर्तित गति में किसी क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसमें देखते हैं आगे वेग। वेग क्या होता है? यानी कि वेलोसिटी। वेग, वेलोसिटी, इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं दोस्तों इसको। क्या है वेग? देखते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर किसी समय में, विस्थापन परिवर्तन की दर किसी समय में तय किया विस्थापन वेग कहलाता है दोस्तों। वेग कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं। इसमें देखते हैं वेग का मात्रक जो होता है दोस्तों मीटर सेकेंड होता है, और इसकी राशि जो होती है वेग की वो वेग सदिश राशि है दोस्तों। और वेग जो है, वेग का जो है सूत्र देखते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब आगे देखते हैं इसका मान दोस्तों, इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। इसका मान धनात्मक भी हो सकते हैं दोस्तों, और ऋणात्मक भी
हो सकते हैं। आगे देखते हैं एक समान वेग। एक समान वेग क्या है? जब समान समयांतराल में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे किसी समांगी माध्यम में प्रकाश का वेग एक समान वेग होता है। प्रकाश का वेग एक समान वेग होता है। आगे देखते हैं औसत वेग क्या है। औसत वेग क्या है देखते हैं। समयांतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु का दोस्तों औसत वेग कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें औसत वेग जो है किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, तो औसत वेग को इससे यस और बटे टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कोण यस और कोण टी से प्रदर्शित करते हैं। कोण यस का अर्थ है दोस्तों कुल विस्थापन और कोण टी का अर्थ है दोस्तों समयांतराल। अब आगे देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है? वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का दोस्तों कोणीय वेग कहते हैं। इससे दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है W यानी कि ओमेगा से इसे प्रदर्शित करते हैं। और यह सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। मात्रक जो है कोणीय वेग का दोस्तों रेडियन प्रति सेकंड होता है। आगे देखते हैं अब यदि टी समयांतराल में कोणीय विस्थापन थीटा है तब डबल बार लिख उठा है दोस्तों, एक मिट गया। तो थीटा है तब देखते हैं आगे क्या बनेगा सूत्र यहाँ पर। तो होगा हमारा कोणीय वेग यहाँ पर कोणीय वेग ओमेगा, यानी कि कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर थीटा बटे टी होगा इसका सूत्र। आगे है यदि कण एक सेकंड में दोस्तों n चक्कर लगाता है तो उसके अनुसार जो होगा यहाँ पर सूत्र ओमेगा बराबर 2r होगा। ओमेगा बराबर तो यहाँ 2r होगा। अब आगे देखते हैं रेखीय वेग क्या है? रिज रेखीय गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का दोस्तों रेखीय वेग कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोई वस्तु अगर t समय में p से q दूरी तय करती है और बराबर अगर p और q दोनों बराबर मिलाकर अगर यस हो तो वस्तु का रेखीय वेग क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर v बराबर यस बटे टी होगा और v ओमेगा बराबर w यानी कि ओमेगा बराबर थीटा बटे टी से इस तरीके से इसे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, लिखा जाता है इस सूत्र को। आगे है जहाँ थीटा रेडियन में मापा जाता है तो वहाँ पर किस तरीके से ये सूत्र लगेगा। तो थीटा बराबर यस बटे आर होगा। और आगे है ओमेगा बराबर यस प्रति आर बटे टी होगा बराबर 1/r गुणे 5/r बराबर 1/r गुणे भी होगा। यहाँ पर भी बराबर r पॉइंट ओमेगा होगा। आगे देखते हैं त्वरण क्या है हमारा? यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में निरंतर परिवर्तन होता है तो उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। यहाँ पर देखते हैं एकांक
यहाँ पर तो दोस्तों यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में निरंतर परिवर्तन होता है तो वह हमारी त्वरित गति कहलाती है, त्वरित गति। और ये है एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को दोस्तों त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र देखते हैं दोस्तों, बराबर जैसे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। आगे है दूसरा इसका उदाहरण नहीं दोस्तों सूत्र है। तो यहाँ पर होगा त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग बटे वेग माइनस परिवर्तन में लगा समय। इस सूत्र पे रख के हम आसानी से हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दूरी, समय या कुछ भी इसमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर रहेगा तो सूत्र के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। इसको दोस्तों ए से प्रदर्शित करते हैं और इसकी राशि है दोस्तों कौन सी, त्वरण की जो राशि है दोस्तों वो है सदिश राशि। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t सेकंड बाद उसका वेग v हो जाता है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक यानी कि शुरू का वेग दोस्तों u है तथा t सेकंड के बाद कुछ समय के बाद उसका वेग जो है v में परिवर्तित हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों, किस प्रकार से सूत्र लगेगा। तो a बराबर v माइनस n बटे v होगा। आगे देखते हैं इसमें, इसी प्रकार यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग किसी समय t1 पर v1 हो तथा कुछ क्षण बाद t2 समय पर v2 हो जाए तो वहां पर देखते हैं दोस्तों, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा। समयांतराल में वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 होगा। इसका सूत्र देखते हैं, तो a बराबर v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 बराबर कोण v बटे कोण t होगा हमारा। आगे देखते हैं अब मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो त्वरण का मात्रक बराबर वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय परिवर्तन में लगा समय। आगे है मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड बराबर मीटर सेकंड स्क्वायर होता है इसका, मीटर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो त्वरण के जो प्रकार होते हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। पहला है इसमें एक समान त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु में समान हो तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे देखते हैं, गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण एक समान होता है। दूसरा है हमारा असमान त्वरण क्या होता है दोस्तों, जब समान समयांतरालों में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न अर्थात असमान हो तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण अथवा परिवर्तित त्वरण कहलाता है। जैसे देखते हैं इसमें, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर साइकिल चलाते हुए बार बार ब्रेकों का प्रयोग करके साइकिल की चाल कभी धीमी तो कभी तेज करनी पड़ती है। ऐसे समय में साइकिल का त्वरण असमान होता है। अगला है हमारा धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण क्या होता है, जब कोई वस्तु एक समान गति करती है तो उसका वेग नियत रहता है। वेग में परिवर्तन शून्य होने से त्वरण भी शून्य हो जाता है। अब यदि वस्तु के वेग के परिमाण अर्थात चाल में समय के साथ साथ वृद्धि होती है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है।
यदि वस्तु के वेग का परिमाण यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन भी कहते हैं या कहा जाता है, मंदन भी कहा जाता है। इसमें देखते हैं जैसे उदाहरण, स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी जब चलना प्रारंभ करती है। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी जब दोस्तों चलना प्रारंभ करती है तो उसके वेग में निरंतर यानी कि लगातार वृद्धि की जाती है, लगातार वृद्धि की जाती है, अर्थात त्वरण धनात्मक होता है। परंतु गाड़ी रोकने के लिए चालक गाड़ी के वेग का परिमाण घटाता जाता है। परंतु गाड़ी रोकने के लिए चालक गाड़ी के वेग का परिमाण घटता जाता है और अंततः गाड़ी का वेग शून्य हो जाता है। इसमें त्वरण ऋणात्मक होगा दोस्तों, इसमें त्वरण ऋणात्मक होता है। इसका सूत्र देखते हैं तो मंदन बराबर वेग में कमी बटे समय माइनस अंतराल। मंदन बराबर वेग में कमी बटे समय माइनस अंतराल होता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो आंसर है हमारा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा दोस्तों, हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो वो है लोहा। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 4.67 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, तो आंसर है दोस्तों हमारा वो चाल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो आंसर है इसका दोस्तों अपरिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, यानी कि मुक्त रूप से गिरती है, छूट कर गिरती है, तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? गुरुत्व त्वरण बराबर 10 ms-2। तो आंसर है इसका दोस्तों जो है √20 Hg/s-1 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है सरल रेखीय गति, बी है वृत्तीय गति, सी है स्थिर है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा डी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज में कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे? तो आंसर है इसका दोस्तों 45 अंश पर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं? तो आंसर है इसका दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व यानी कि जड़ता क्या है? तो आंसर है इसका दोस्तों वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम ... के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर है इसका दोस्तों जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा दोस्तों? तो आंसर है इसका दोस्तों घट जाएगा। तो शरीर का वजन घट जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।